सर सर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब सुनाई दे रहा सर। आर कैसे निकालेंगे? रेडियस। रेडियस आपको पता सेंटर के टुवर्ड्स होते हैं, ये रेडियस होती है बच्चों। अब देखो, ये अगर ये पूरी की पूरी ए है ना, ये पूरी की पूरी ए है, तो ये कितनी होती थी? याद है ये कितनी होती थी? है A/2, करेक्ट। और अगर ये भी याद हो, ये भी हमने निकाली थी कितनी? A/√3। बहुत बार हम इक्विलेटर ट्रायंगल के निकाल चुके हैं। तो क्या हम ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? आर आर विल बी इक्वल्स टू A/2 का स्क्वायर है। ये वाला आर की वैल्यू, ये वाली रेडियस की वैल्यू कितनी बताई थी? पता नहीं, चेक कर लेते हैं। ये कितना आ गया? A²/4, A²/3 का अंडर रूट बाहर ले लो। कितना हो गया बच्चे? 12। 7/12 आ गया। ये आ गया। ठीक है। 7/12 A टाइम्स ये आ गया क्या आपका रेडियस। अब देखो क्या करना है, सुनो। इस रेडियस की वैल्यू कहां पुट करोगे? आर में पुट करोगे। कर दिया। आपको होता मास सेम है तो एक मास से एक मास कट गया, कट गया। A² करोगे तो A² भी कट जाएगा। बचेगा क्या? केवल V² के टर्म में आंसर आ जाएगा जी में। कर दोगे? हो जाएगा। सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं बस। सर में आ गया कि नहीं आ गया? आएगा ना? आर है ना? अच्छा सॉरी, ए आएगा, हाँ ए आएगा, राइट। A² नहीं आएगा, ए आएगा, तो एक ए बचेगा तब भी। सर स्क्रीन शेयर होनी बंद हो गई अचानक से। एक सेकंड रुकिए। ठीक है बच्चों। ठीक है। ऐसी सेम क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान सुनो, सेम क्वेश्चन है। लिख लो ये, और एक पेज छोड़ दो, करके आना है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस बार स्क्वायर, इस बार ट्रायंगल की जगह स्क्वायर क्या है बच्चों? स्क्वायर बना रहा है। स्क्वायर बना रहा है। तो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं है। जिसमें बस इस बार सर्कल की रेडियस एक एक्स्ट्रा दे दी है, सर्कल की रेडियस दे दी बच्चों आर। तो पता, अगर ये आर है तो क्या ये डिस्टेंस निकल सकता है? ये डिस्टेंस निकल सकता है, ये डिस्टेंस निकल सकता है, ये डिस्टेंस निकल सकता है। यस और नो, है ना? सारे डिस्टेंस निकल जाएंगे। रेडियस आर गिवन है सर्कल की, तो इस बार साइड की गिवन नहीं है, रेडियस सर्कल की गिवन है। दूसरा, यहाँ पे तीन फोर्स होंगे, किस किस की वजह से? एक मैं इस पे निकालना चाह रहा हूं, मान लो। तो एक इसकी वजह से फोर्स होगा, एक इसकी वजह से फोर्स होगा, और एक इसकी वजह से फोर्स होगा। होगा कि नहीं होगा? ये दोनों फोर्स तो इक्वल होंगे। तीसरा वाले की फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी ना, वो यही होगी। क्यों? क्योंकि ये, और हम तो तीनों को थोड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं, A² + B² + C²। हम तो क्या लगा सकते हैं, इन दोनों में ही लगा सकते हैं पहले तो। इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, सिंपल क्या होगा, दिस फोर का स्क्वायर प्लस दिस फोर का स्क्वायर। और उसका रिजल्टेंट क्या होगा? बिल्कुल बीच में होगा। तो जो ये वाला फोर्स था ना, इसके साथ इन दोनों को आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, वो फाइनली ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद क्या करोगे? एफ सी के बराबर कर दोगे। एफ सी क्या है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें आगे कैसे निकालना है? पहले इसके निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। फिर जो इसका निकालेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्टली यू कैन ऐड, डायरेक्टली यू कैन ऐड, बिकॉज डायरेक्शन दोनों की क्या है बच्चों? सेम। सेम निकालने के बाद टोटल फोर्स हो गया, वो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। सर में आ गया क्वेश्चन? नहीं दे, ये इजी क्वेश्चन। ये वही जो जिसकी मैं बात कर रहा था वही है। ये ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है इसमें। तो वही बात होगी, देखो। इस वाले फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्शन में, इस वाले की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्शन, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा। फिर इसकी वजह से भी एक ये वाला फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना, बस काम खत्म। फोर्स ही निकालना था, काम खत्म हो गया। कर लोगे? ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में आया है। नोट दिस वन।
बट एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन। उसमें से छोटा सा पोर्शन कट किया गया था, इसमें थोड़ा लार्ज पोर्शन कट किया गया। अभी तक जितनी बार भी हमने इसको सेंटर ऑफ मास में देखा है, हमने इसको रोटेशनल मोशन में भी देखा है, और तीसरी बार यहाँ पे आ गया। तीनों ही केस में अगर हम सिमिलैरिटी देखो तो तीनों केस हम एक ही मेथड को करते हुए आ रहे हैं। क्या? सबसे पहले क्या करो, बड़े वाले का निकालो, उसके बाद छोटे वाले का नहीं, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। बस इसमें भी हम वही करने वाले हैं। पहले बड़े वाले का निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले का निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम काम करने वाले, कोई अलग काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ए सॉलिड स्फीयर of lid has mass m, radius r, a spherical portion is dug out from it। spherical portion मतलब स्फीयर है, स्फीयर में ही एक spherical portion dug out किया गया है, जिसका रेडियस कितना है यहाँ पे, अगर दिखाई दे रहा हो तो कितना रेडियस है बच्चे इसका, r/2 लग रहा है। r/2 से इसको डग आउट कर दिया गया है। ठीक है, फिर डिड्यूस द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है ऑन अ मास m। यहाँ पे मास क्या पड़ा हुआ बच्चों, m पड़ा हुआ। अगर यहाँ पे मास m नहीं होता तो हम केवल एक ही चीज निकाल सकते थे, क्या? सर हम ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं बस, क्योंकि उसमें याद है, उसमें सिंपल होता है जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। वहां पे क्या होता है, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमें दूसरा मास की भी जरूरत पड़ती है ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए। समझ में आ गया? तो स्पेसिफिकली मास m दे रखा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स एट पॉइंट पी, ये हमें निकालना। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मान के चलो कि ये पूरा का पूरा फील्डेड है। कुछ दे तो नहीं रखा अलग से, और नहीं दे रखा, और पहले से बता रखा पूरा मास कितना बच्चे, इसका पूरा मास m है। आपको मैंने बोला था जब पूरा का पूरा स्फीयर एक डिस्टेंस होता है तो किसकी तरह एक्ट करता है, पॉइंट मास की तरह एक्ट करता है। तो पॉइंट मास के लिए बड़े वाले स्फीयर की वजह से, बड़े वाले स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। सर आर डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, ये निकल गया किसके लिए, बड़े वाले के लिए। मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेडियस आर है जिसकी। ठीक है, अब स्मॉल आर की वजह से निकाल लें। स्मॉल आर की वजह से देखो, स्मॉल आर की वजह से ध्यान से देखो यहाँ पे क्या चीज है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक तो मुझे एम मास नहीं पता, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसका मास एम डैश ले रहा हूं, जो कि मैं बाद में निकालूंगा। ठीक है, दूसरा, अब यहां, अब देखो आर था मेरा यहां से यहां, यहां से यहां तक आर था, इसलिए मैंने डायरेक्टली आर स्क्वायर ले लिया। अब मेरे को यहां से लेकर यहां तक लेना, तो यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा सर, ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस आर। सर में आ गया? मेरे ख्याल से ये भी गलत है, दैट विल बी आर माइनस r/2, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ध्यान से देखो, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू r/2 वाले स्फीयर की वजह से क्या होगा, देखो जी, सर m डैश, क्योंकि मास नहीं पता मेरे को, छोटे वाले का मास कितना है m, और नीचे कितना है r-r/2 का। सिंपल कर देना, बाद में सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, वही आंसर है। लेकिन मुझे क्या नहीं पता, m डैश नहीं पता। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में और स्फीयर भी है, तो क्या यूज करते हैं उसके लिए, कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी रो क्या कहती है, रो कहती है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर डिफरेंट मास फॉर डिफरेंट वॉल्यूम, या स्मॉल मास फॉर स्मॉल वॉल्यूम। यस और नो, है ना? मास में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, फिर भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, m डैश मेरे को निकालना है, इसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, देखो अब रेडियस कितनी है, ये r/2 है बच्चे, तो ये कितना हो गया, 4/3 पाई r/2 का क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो, 4/3 कैंसिल, 4/3 कैंसिल, r³/8 हो जाएगा, r³/8 हो जाएगा। 8 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से साफ पता चल रहा है m डैश क्या होगा, m/8 ही होगा। कितना होगा, m/8 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1/8 आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 इसके नीचे चला जाएगा, बाकी सारी चीज कैंसिल हो जाएंगी, r³ समझ में आ गया? तो अब करना क्या है, m डैश की जगह m/8 पुट करना है, और दोनों को क्या कर देना बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देना, यही आपका फाइनल आंसर है, बस खत्म। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? मेरे ख्याल से उस एग्जाम में इस आर की वैल्यू दे रखी थी शायद 3r या 4r, जो 2025 में आया था, उससे थोड़ा इजी निकल जाएगा ना, क्योंकि वो आर आर के टर्म में निकल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू कोई गिवन नहीं है। अगर स्मॉल आर की वैल्यू होती ना, कुछ 5r होती या 6r होती, कुछ भी होती,
तो आराम से फिर आर की टर्म में ही आंसर आ जाता डायरेक्टली। किसके टर्म में आंसर आ जाता? आर के, कैपिटल आर के टर्म में आंसर आ जाता बस। इस बार दोनों के भी टर्म में आएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर के टर्म में। पॉइंट मार से तो माना छोटे वाले को भी। क्यों? अरे इतना अप्रोक्स पॉइंट, अगर तेरा कोई बॉडी है, एक पॉइंट मास का मतलब क्या है? तेरा साइज बड़ा है, फिर उसका मास भी तो चेंज हो रहा है ना। r/2 कर दे तो उसका मास भी तो चेंज हो रहा है। इस वजह से कैसे उसको हम r मान लेंगे? तेरे को क्या पता कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी ज्यादा बड़ी है ना? ये भी तो नहीं पता ना। मैं अगर स्मॉल r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, मान के 10 r है, तब भी हम मान के चल सकते हैं कि चल ठीक है 9.5 तब भी चल जाएगा। लेकिन 3r है, 2r है, तो बहुत ही कम डिफरेंस है, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। सर में आ गया? क्लियर दिस वन? कर लोगे? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखो दोबारा देखो इसमें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मून बिकम जीरो। तो आपको पता है कि हमारी ये क्या है बच्चों? अर्थ है। ये क्या है? हमारी मून। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे एडवांस लेवल का, जिसमें मैंने बोला था कि अर्थ की वजह से सारी की सारी ग्रेविटेशन फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ऐसी मून की सारी ग्रेविटेशन फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे दोनों की जो कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे ग्रेविटेशन फील्ड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, पर मुझे पता नहीं है ना कितना है। अभी तो डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में, कितना दे रखा है बच्चों दोनों के बीच में? 4 × 10⁸ ठीक है, इतना दे रखा है। मान के चलो कि यहां से लेकर यहां तक का मून वाले का x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? x - 4 × 10⁸ क्लियर है? इसका मास दे रखा है क्या? दे रखा है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून दे रखा है, दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है शिवम? Gm/r² विद -r। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को इक्वेट करना। तो क्या बन जाएगा? Gme अपॉन में x -4 × 10⁸ का स्क्वायर इक्वल्स टू Gmm अपॉन में x। x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। क्लियर? देखो नेक्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन फील्ड बिटवीन टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मास ma mb और रेडियस क्या दे रखा है बच्चों? r है, r भी दे रखा है। इफ, तो हमें रेशो निकालना है, ऑन द सरफेस ही निकालना है, नॉट फ्रॉम अ रेडियल डिस्टेंस, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब कि रेडियस पे ही निकालना है। आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसमें हम? फॉर्मूला यूज करेंगे सर ग्रेविटेशन फील्ड का। किसके लिए? ए के लिए ग्रेविटेशन फील्ड, किसके लिए? बी के लिए। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? Gma अपॉन ra का स्क्वायर, Gma अपॉन rb का, सॉरी rb आएगा यहाँ पे, g से g कैंसिल। अब देखो क्या बोल रहा है, इक्वल मासेज हैं। पहले वाले में अगर इक्वल मासेज है तो मास से मास कट गया, क्या रेशो निकल गया? आप बोलोगे rb/ra का स्क्वायर, खत्म बस। दूसरा बोल रहा है यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला, है ना? सर यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला कैसे करेंगे? देखो सेकंड पार्ट आराम से करेंगे। पहले तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था डेंसिटी का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? सर डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मतलब कि दोनों की डेंसिटी सेम है, वो भी रुक जाते हैं। मान के चलो ये ए है, ये ए है, ये ए है। सिमिलरली ये बी है और ये क्या है बच्चों? बी है। यस और नो? ठीक है, तो मुझे बताओ रो ए इक्वल टू रो बी गिवन है, तो इसका मतलब कि एम ए अपॉन वी ए इक्वल्स टू एम बी
अपॉन वी भी होगा, यस और नो। मास में तो अभी मैं मास को नहीं छेड़ रहा हूं, मास को ये रहने देते हैं, वीए की बात करता है। वॉल्यूम क्या था बच्चे यहाँ पे, वॉल्यूम 4/3 RA³ यहां पे क्या आ जाएगा, 4/3 π RB³। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या मैं एम ए डिवाइड बाय एम बी की वैल्यू लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, एम ए डिवाइड बाय एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे ख्याल से RA डिवाइड बाय RB का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ध्यान से देखना, आंसर ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले का कोई लिंक नहीं है। जब पहले वाले का लिंक ही नहीं है तो ये कटेंगे नहीं आपस में। तो देखो कैसे करना अभी। फॉर्मूला वही, जी से जी तो कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर डिवाइड बाय एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, एम ए अपॉन एम बी इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन में आर ए का स्क्वायर, यस और नो। क्या हमें एम ए अपॉन एम बी की वैल्यू गिवन निकाली थी? हमने निकाल रखी है, कितनी? RA³ डिवाइड बाय RB³ इंटू RB² अपॉन में RA²। एक स्क्वायर एक कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है RA अपॉन R। देखो कितना अच्छा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इस तरीके से करना है क्वेश्चन। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। द ग्रेविटेशन फील्ड इन अ रीजन दिस वन, फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इसके लिए एक छोटा सा नोट डाल के लिखना है। अगर नोट्स जहां पे बना रखे हैं वहां पे एक चीज मैंने लिखवाई भी थी आपको, फिर भी मैं याद दिला रहा हूं, अगर याद हो तो। मैंने एक चीज बताया था, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू माइनस E.dr। याद है, करवाया था मैंने रिलेशन। यहाँ पे E क्या है आपका? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है। यही E क्या है आपकी? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। जहां पे मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ाया था ना, देखो जहां पे मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ाया था वहीं आपको लिखना है ये वाला रिलेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दूसरा, इसमें एक और फॉर्मूला भी बन सकता है। देखो ये इंटीग्रेशन है ना, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं बोथ बोथ साइड में, तो क्या मेरे को Eg की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? जो कि क्या होगी? dVg डिवाइड बाय dr विद माइनस साइन। ये होगा क्या आपका रिलेशन आपस में? ये रिलेशन है किस किस के बीच में? ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। ठीक है, सर में आ गया यहां तक? पर अगर आपको याद हो तो सेम हमने फॉर्मूला एक और जगह भी पढ़ रखा है, जब हमने वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा था, वर्क डन और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बीच, नहीं सॉरी, फोर्स और ग्रेविटेशन, सॉरी एनर्जी, सो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमने निकाला था। कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे देखो F.dr था, F.dr, और F.dr किसके बराबर निकला था बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर निकाला था ना, कुछ ऐसा रिलेशन निकला था हमारा। तो वही सेम इसी टाइप का रिलेशन है। ठीक है, चलो देखो निकालना क्या क्या है। ग्रेविटेशन फील्ड गिवन है इतना, इन द फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, इस पॉइंट के बीच में निकालना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है, तो रेंज तो आपको पता चल रही होगी कि लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से 5, 0 से 4। पर इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे सर? ई की वैल्यू तो गिवन है, डीआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? डीआर क्या होना चाहिए मेरा? dx आई कैप प्लस dy जे कैप, क्योंकि वहां पे आई और जे के दोनों कंपोनेंट हैं। लाइन इंटीग्रल है तो हम dr को लिखेंगे बच्चों dx आई कैप dy जे कैप, बिल्कुल करेक्ट। तो ध्यान से देखो, vg क्या निकलेगा मेरा? vg निकलेगा माइनस साइन इंटीग्रेशन ई जी की वैल्यू लिखे डायरेक्टली 20
आई प्लस जे डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। ठीक है, अभी लिमिट बाद में पुट करेंगे। देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं 20 लिख दूं, 20 डी एक्स माइनस के 20 डी वाई। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है सर? एक्स की लिमिट है 0 से 5, 0 से 5। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 4। आंसर निकालना क्या आ गया? 20 तो बाहर ही है, 20 बाहर है तो 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 माइनस 180, कितना था? जूल पर केजी। यानी सर समझ में आ गया? आसान है। ठीक है, तरीका देख लो, यही है। हमेशा हमेशा दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, या फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसी का ही उल्टा है। देखो V गिवन है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालने इस पॉइंट पर, तो ये कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। अभी मैंने लिखा था ना फॉर्मूला Eg का। Eg एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या था? माइनस के डिफरेंशिएशन ऑफ Vg डिवाइड बाय dr। अब dr है, dr तो x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा। तो निकालेंगे कैसे? क्योंकि I कॉम्पोनेंट, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। देखो d डिवाइड बाय dx Vg I कैप माइनस d Vg डिवाइड बाय dy j कैप माइनस d Vg डिवाइड बाय dz k कैप। क्लियर? ये चीज का ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे एग्जैक्टली बताऊं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है तुमने? नहीं पढ़ा होगा ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं अभी। आपने तो पढ़ लिया होगा 12th वालों में। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहले जहां पे एक्स वाई जेड है, अगर मैं एक्स से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सुन लो, तो वाई और जेड ऑटोमेटिकली वेरिएबल नहीं माने जाएंगे उस केस के लिए। उस डिफरेंशिएशन के लिए वो कांस्टेंट मान जाएंगे। इसके लिए एक्स और जेड कांस्टेंट है, इसके लिए एक्स और वाई कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, ये है सिंपल। इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? माइनस के 4x आएगा, ये 0 आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे? z बचेगा। समझ में आ गया? ये बन गया आई कैप। y से डिफरेंशिएट करेंगे, ये जीरो कितना आएगा? 6y j कैप। z से करेंगे तो ये जीरो ओनली आएगा x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखना, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं बता रखी, नहीं बता रखे तो ये आंसर है। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू बता रखे तो उसमें वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर आ जाता आपको, बस खत्म। क्लियर हो गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे। यस सर। ये A body of mass m is placed on the surface of Earth. Find the work done required to lift this body by a height h. Find the work done. आपको बताया वर्क डन निकालने का मतलब कि हमें एक तरीके की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, एक तरीके की। कितनी हाइट पे जा रही है? आर ई डिवाइड बाय 1000। मैंने बताया था जब हम एमजीएस तभी फॉर्मूला यूज करते हैं, एमजीएस जब वो बहुत ही स्मॉल हाइट तक जाता है ऊपर, है ना। और लेकिन जैसे वो लार्ज हाइट तक जा रहा है तो हम कौन सा यूज करेंगे? जी एम एम अपॉन में आर, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं। अगर मैं अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा हूं तो मैं डायरेक्टली आई कैन यूज एमजे, जो हम करते भी आ रहे हैं, बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक दूर जा रहा है और मुझे इस पॉइंट पर निकालना है कितना वर्क डन किया, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? जी एम एम अपॉन में आर विद नेगेटिव साइन। यस और नो? पढ़ चुके हम ये सारी चीजें, है ना। तो सेम वही केस होगा, स्मॉल हाइट के लिए जा रहा है, एच की वैल्यू कितनी है? आर ई डिवाइड बाय 1000 है। यस और नो? तो आई कैन डायरेक्टली पुट एम जी एच। तो मास एम है, जी है, यहां पे क्या होगा? आर ई डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, बस आंसर खत्म। मास दे रखा होता, आर ई की वैल्यू आपको पता ही है, बस मास की वैल्यू मुझे पता करनी थी। मास बॉडी का दे रखा है तो बस वो बता ही नहीं रखा, दे रखा हो पुट कर देता। आर ई की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, बस खत्म, आंसर आया था।
पर इस केस में नहीं आएगा, इस केस में नहीं आएगा क्योंकि हाइट अब बढ़ चुकी है। अब ध्यान से देखो करना कैसे, ध्यान से देखो। अब आपको सेंटर भी कंसीडर करना पड़ेगा, इस केस में सेंटर भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो सेंटर से कितनी दूरी पर गया है सर, एक एच हाइट पे गया है, ये भी आ रही है और इस बार ये भी। तो सेंटर से इस पॉइंट तक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी यूज होगी, आप बोलोगे जी एम एम बाय आर विद नेगेटिव साइन, यस और नो। यहाँ पे आर क्या है, इस बार आर क्या है, आप बोलोगे सर आर है आर ई प्लस आर ई या फिर आर ई प्लस एच, तो टू आर ई बोल सकता हूं यहाँ पे, यस और नो। अगर ध्यान सुनो, अगर वो बोलता यहां से उठा के एक और डिस्टेंस तक दूर लेके जाना है, तो मैंने बताया था ना, सबसे पहले यहां तक का वक्र निकालेंगे, फिर ऐसे यहां से लेकर यहां तक का वक्र निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बताया था ना एक R1 R2 से, उसी कॉन्सेप्ट से करें। क्लियर हो गया। चलो, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच ए बॉडी मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विच मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट मे रीच ए हाइट ऑफ 10 r। रीच कर रहा है 10 r पे, बस वहां तक वेलोसिटी निकालनी है। अब 10 r तक कर रहा है, इसका मतलब कि क्या ये एस्केप वेलोसिटी है कि नहीं है, है एस्केप वेलोसिटी। कैसे, कहां से बाहर निकला, मतलब तू बोल रहा है कि रेडियस की 10 r कर दूंगा तो तू अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगा। हाँ भाई, इसका मतलब अभी भी यहाँ कौन सा रीजन में है, बाउंडेड रीजन में है, अभी भी कौन सा रीजन में है, बाउंडेड रीजन में। इसका मतलब अभी एस्केप वेलोसिटी तो नहीं है इसके अंदर, पर कॉन्सेप्ट हम एस्केप वेलोसिटी वाला ही निकालेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट निकालेंगे, एस्केप वेलोसिटी वाला। तो याद करो एस्केप वेलोसिटी और एक थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में हमने यूज किया था टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। पर हाँ, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा तो सिर्फ वही यूज होगा। तो देखो क्या करना है हमें। ये हमारा अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर है। यहां से मेरे को क्या करना है, यहां से एक स्पीड से थ्रो करना है। ध्यान सुन लो, स्पीड से थ्रो करना है कि कहां तक पहुंच जाए बच्चों ये, 10 r हाइट से ये होनी चाहिए, फिर 10 r हाइट, हाइट से 10 r पहुंच गए, तो टोटल सेंटर से कितना हो गया 11 r। तो मुझे बताओ यहां पे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसके पास कौन सी एनर्जी होनी चाहिए फिर, हाँ जी कौन सी एनर्जी होनी चाहिए इस पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर जहां तक ये पहुंचा मैक्सिमम है, ओनली पोटेंशियल रहेगी। क्यों, क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो बन जाएगी, क्योंकि वहीं पे स्टॉप कर गया होगा। जैसे सुनो, पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं पी पॉइंट पर, तो अभी आपने बताया था, तो इस पी पॉइंट पर निकालनी है बच्चों, और एक इस पॉइंट पर निकालना है। तो ए और बी पे हमें, ए और पी पे या बी ले लो जो भी है, हमें इन दोनों पे क्या लगाना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस, अब मुझे बताओ ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। आप बोलोगे सर वी वेलोसिटी से थ्रो किया, जो हमें निकालना था वो कितना हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, जिसका मास कितना है यहाँ पे स्मॉल एम है, और इसका मास क्या है बच्चे, कैपिटल एम है। क्या इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, कितनी है, एम जी आर माइनस के जी एम एम अपॉन में कैपिटल आर, यस और नो। मैं तो सेंटर से निकालूंगा ना, सेंटर पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उस पे नहीं है, सेंटर की वजह से। आर का फॉर्मूला तो यही रहेगा कि नहीं रहेगा, देखो हम हमेशा ही मान के चलते हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल जीरो होती है, मान के चलते नहीं, मान के चलते। लेकिन ये जब हम लार्ज साइड बॉडी की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं, सरफेस के जैसे हमेशा हम एक रिस्पेक्टेड पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टेड पॉइंट क्या है, सेंटर है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है,
हमेशा ये चीज अभी भी दोबारा बता दो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही कंपेयर होती है एक एक क्या बोलूं, रेफरेंस सरफेस से। क्योंकि हम वहां पे मान के चलते हैं कि रेफरेंस सरफेस हमारी सरफेस है, ग्राउंड है, इसलिए हम ग्राउंड से कंपेयर करते हैं हमेशा एमजीएच एमजीएच एमजीएच, है ना। इस बार ध्यान करो, हम यहां से मान के चलेंगे क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन कहां से करते हैं, सेंटर से करते हैं, ना कि सरफेस से करते हैं। इस वजह से ध्यान रखना, ये बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे भी फिर जीरो लगा देते हैं, जीरो नहीं लगाना। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर है अच्छे से, ठीक है बच्चे, ठीक है। फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने हो जाएगी इसकी, जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितने हो जाएगी, जी एम एम कितनी हो जाएगी बच्चों, आर प्लस 10 आर कितनी हो जाएगी, 11। क्या वी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालो जल्दी से, कितनी निकलेगी। तो वी की वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 20 GM/11 आर, ये आ रही थी, ठीक है। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कह रहा है। टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 इनिशियली एट रेस्ट है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब कि बहुत ज्यादा गैप है दोनों के बीच में। मूव अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल, उनके बीच में ही अट्रैक्शन जो फोर्स है केवल वही लगा रहा है, दोनों मासेस आपस में ग्रेविटेशन पुल लगा रहे हैं जो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, एक दूसरे के पास में है, बहुत ज्यादा दूर लेकिन पास में आ रहे हैं। हमें शो करना है, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि एट एन इंस्टेंट देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज दिस वन, रिलेटिव वेलोसिटी ये, ठीक है। अगर एक चीज पे ध्यान दे दिया जाए तो हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ तो ग्रेविटेशन पुल की बात की गई है, इसका मतलब कि एक बॉडी है m1 और एक बॉडी कितनी है बच्चे, थोड़ी दूर है, वो कितनी है, m2। दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो फोर्स अलग अलग होंगे कि सेम होंगे, फोर्स दोनों के सेम होंगे क्योंकि एक दूसरे पे यही फोर्स लगा रहे हैं और कोई फोर्स लगा, लेकिन इन दोनों में कुछ अलग होगा, क्या, एक्सेलरेशन अलग होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है बच्चों मास अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहाँ पे A1 एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे कितना होगा बच्चे, A2 एक्सेलरेशन होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन का डिफरेंस निकाल दूं, मतलब कि मैं A1 - A2 या फिर A2 - A1, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन को इनिशियल डायरेक्शन मानना चाहते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादातर हम A1 - A2 ही करेंगे, आप A2 - A1 से भी कर सकते हो। तो क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो गए, यस और नो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा, क्या होता है, A1 A2 होता है ना। दोनों के डिफरेंस तो वही तो हो गया, एक तरह का डिफरेंस हो गया दोनों का, यस और नो, है ना। ठीक है, तो जो भी आपने निकाला एक्सेलरेशन, उससे हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, अब ये बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो याद करो, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, काइनेमैटिक्स में A = क्या होता है, dV/dt। पर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में तो कोई रिलेशन नहीं होता, रेडियस के रिस्पेक्ट में होता है। तो एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा है, V dV/ यहाँ पे आ जाएगा dr, x की जगह क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला यूज करना, कर लोगे आप क्वेश्चन। तो दोबारा देखो, A1 के लिए तो डायरेक्ट निकल गई क्या, F/m1। A2 की वैल्यू कितनी निकल गई, F/m2, यस और नो। अब एक्सलेशन ध्यान रख लो, A1 - A2, पर डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। जब ये ऐड होंगे तो कैसे ऐड होंगे, ये होंगे सर A1 माइनस ऑफ माइनस A2, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया A1 + A2 हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये होता है ना, ए के बी के रिस्पेक्ट में करते तो A - B करते हैं, तो वही हमने A - B किया, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए से A1 + A2 हो गया। इसको एक्सेलरेशन मान लो A, निकाल लिया ए यहां पे आ जाएगा। तब जब फिर अगर एक्सेलरेशन रिलेटिव है तो ये वेलोसिटी भी कौन सी होगी, रिलेटिव होगी, वही हमें निकालनी है बस। समझ में आ गया, ग्रेविटेशन के साथ साथ काइनेमैटिक्स का भी रिलेशन। अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे, करके देखोगे, रिजल्टेंट यही आएगा, कर लोगे ना, यस और नो। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करने, जो भी आ रहा,
उसको v नीचे लाके इंटीग्रेशन करना है। r की वैल्यू कहां से कहां लाई होगी, 0 से r लाई होगी, बस उससे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना, हो जाएगा अब। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये तो आप कर ही लोगे वैसे। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस जितना है, द एल्टीट्यूड अबव इट्स सरफेस एट विच एक्सेलेरेशन बिकम्स हाफ। कब बनता है, मेरे ख्याल से जब हाइट मेरी कितनी होती है, मुझे नहीं पता, तो निकाल सकते हैं हाइट कितनी, कितने हाइट से गया है कि एक्सेलेरेशन मेरी क्या हो जाए, डिक्रीजेस टू 4.9, 4.9 जो कि हाफ हो गई मेरी। तो आपको याद है हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, हमने फॉर्मूला पढ़ा था जीई अपॉन में जी, एक हाइट पर h इक्वल टू, हमने पढ़ा था g का था, सॉरी, जी एच अपॉन में जी ई का फॉर्मूला पढ़ा था आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, ये पढ़ा था सर। कैसे याद करना, वो भी कर सकते थे, एच के नीचे एच होना चाहिए, ई के ऊपर आर ही होना चाहिए, इस तरीके से आप याद करना, इन्वर्सली फॉर्मूला याद करना है इस तरह। ठीक है, आर की वैल्यू तो आपको बता, रेडियस है वो, तो मैं आर कॉमन भी ले लूंगा तब भी चल जाएगा। 4.9, तो हमें एच और आर के बीच में रिलेशन निकलना है, ये 4.9 है तो ये कितना है 9 पॉइंट, तो कितना हो गया इसका डिवीजन, 1/2 हो गया बच्चों, यस और नो। 1/2 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों स्क्वायर है, यहाँ पे 1/2, तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट कर देना चाहिए। तो किसके बराबर आ गया, 1/√2 इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी आर टाइम्स √2, माइनस √2 की कितनी वैल्यू होती है, -1.414, 0.1414 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा बस। समझ में आ गया, यस और नो। ए और डी में से ज्यादा चांस है, जो भी आएगा। ठीक है, कर लोगे, आगे बढ़े। A very thin groove is made in the earth along the diameter and particle of mass m naught is placed at a distance r/2 from the center. Find the escape velocity. escape velocity हमने कौन सा मेथड यूज करते हैं, मेथड टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, बताया था ना मैंने। ठीक है, वो हम यूज करेंगे, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, अभी अर्थ की सरफेस से स्टार्ट नहीं कर रही है अपनी जर्नी, कहां से स्टार्ट कर रही है, यहां से इसने जर्नी स्टार्ट करी है अपनी। तो हमारी अर्थ कैसी है, सर्कुलर है कि स्फीयर है, स्फीयर है। स्फीयर में हमें पता है कि हम किसी भी, अब ये किसी भी आर डिस्टेंस पे निकल गया ना, आर डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पे इसकी वजह से कितना इस पे ग्रेविटेशन फोर्स होगा, या कितना इस पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी, अलग अलग चीजें रहेंगी, वो तो हम निकालेंगे तब पता, हमें पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, तो आपको पता कैसे करते हैं, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। सर इनिशियली तो आपकी एस्केप वेलोसिटी होगी, यहीं से तो हम वेलोसिटी से ट्रांसफर कर सकते हैं, बीच में तो कोई कोई देगा नहीं इसको वेलोसिटी, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी हाफ एम वी ई स्क्वायर, और यही हमें वी निकालना है, हमारा पर्पज यही है कि हमें वी निकालना है। ठीक है, अब आएगी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने इस पॉइंट पर निकाली थी अर्थ के बीच में से, अगर याद हो तो शायद कुछ ऐसा फॉर्मूला था, माइनस के जी एम अपॉन में 2r³ इंटू 3r² माइनस के r²। याद है ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यस और नो। जब अर्थ के भी, तभी कहता हूँ कि फॉर्मूला याद होना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्टली आप यूज कर देखो, कैसे कर पाओ, कर ही नहीं पाओगे, वरना पजल हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो फिर याद होना चाहिए। अब हमें हमारे यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे कोई बताएगा स्मॉल आर कितना है, r/2, क्योंकि सर ये डिस्टेंस ही था हमारा आर, तो ये है r/2। ठीक है, तो r/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3r², ये हो जाएगा r²/4। अब ध्यान से करना, देखो r², एक आर कर जाएगा तो माइनस के gm अपॉन में 2 बचा। ठीक है,
हाँ एक आर बचा। और ये कितना बचा, 4 × 3 = 12 माइनस 1, 11/4। और एक स्मॉल आर भी तो आएगा, स्मॉल एम भी तो आएगा, पोटेंशियल एनर्जी है ना स्मॉल एम में। तो ये आ गया, फाइनल आ गया माइनस के GMM 11 नीचे 8R इक्वल्स टू फाइनल। मेरे एस्केप वेलोसिटी क्या कहते हैं सर? एस्केप वेलोसिटी की एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस फील्ड जीरो पे बस मैं जीरो वेलोसिटी भी पहुंचा दूंगा ना, तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था, उस केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए आपकी, जीरो। और जब ग्रेविटेशन फील्ड नहीं रही तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से भी जीरो। समझ में आ गया यस और नो? तो बस इसको क्या करना, ऊपर उधर लेके जाना है, कट करना है, एम से एम तो वैसे कैंसिल हो गया। तो मेरे ख्याल से VE की वैल्यू आ जाएगी, ये कट गया 4 से 11 GM/4R का। बस खत्म क्वेश्चन, इतना आसान है। बस फॉर्मूले याद है ना, अगर फॉर्मूले तो झट 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 आंसर निकलते हैं फिर। वरना ये अच्छा क्वेश्चन है ही, क्योंकि अंदर से निकालना थोड़ा टफ है। बाहर से बोलोगे तो सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GMM/R आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो वही बन जाएगा जो एसके वेलोसिटी का होता था, √G2GM/R निकल गया बस। यस और नो? जब हम सरफेस से निकालते हैं, वरना तो इस बार हम अंदर से निकालते हैं। और अगर हम सर्टेन हाइट से कोई दो डिस्टेंस दूर से फिर हम थ्रो कर रहे हैं, तो वो भी मैंने बताया था आपको, उससे भी हम निकाल सकते हैं सेम मेथड से। क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है। अगर ये मान के चलो यहां से होता, क्वेश्चन देखो अब ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि पूरी की पूरी अर्थ है, आपने यहां से R/2 डिस्टेंस से अब यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, और यहां से आप एस्केप वेलोसिटीज को दे रहे हो ताकि वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाए। तो उस केस में क्या क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा सर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, ये वाले डिस्टेंस से ये वाला हो जाता सिंपल R। अब ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, और पॉइंट मास में क्या हो जाएगा, GMM/R+H, या फिर सिंपल स्मॉल r ले लो। स्मॉल r किसके बराबर है, R+R/2। ये आंसर आएगा डायरेक्ट, खत्म बस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो बाहर चला गया, जैसे ही अर्थ के बीच में या फिर प्लैनेट के बीच में आएगा, तो सारे फॉर्मूले फिर आपको याद होने चाहिए, अंदर वाला, सरफेस वाला, बाहर वाला, हर चीज वाला फॉर्मूला। सर में आ गया? क्लियर? तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अभी 2025 के हैं, तो देखो इस बार 2025 में इन्होंने क्या किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो MCQ में है ना, दो टॉपिक से ही डाले हैं, एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट के। बस एस्केप वेलोसिटी सारे, सभी सभी में। तेरे में अगर जनवरी में या फिर सुबह में तेरे में है, तो हो सकता है शाम में भी तेरे में, या फिर अगले दिन तेरे में, उसी में ही सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे आ रखे हैं। An object is kept at a rest at a distance 3r above the Earth's surface, where r is the Earth's radius. Find the minimum speed so that it will project it so that doesn't come return to Earth. रिटर्न टू अर्थ नहीं आना है, तो कौन सी वेलोसिटी है ये? मैंने जहां पे R/2 लिया था, अभी जस्ट R/2 लिया था, वो कितना डिस्टेंस होगा अब यहाँ पे, 3r बन गया। बस सेम क्वेश्चन, खत्म कहानी। कर दोगे यस और नो? निकाल लोगे ना? जहां पे मैंने R/2 लिया था, वहां पे क्या आ जाएगा, R/2 की जगह 3r, तो टोटल r कितना हो गया, 4r होगा। बच्चे आधे गधे हैं, वो 3r ही करेंगे। आराम से करना है, आराम से करना है। r हमेशा कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। स्मॉल r कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से। ये मिस्टेक होगा तुम्हारा, एक आंसर पक्का है इसमें से, ठीक है? 3r वाला और 4r वाला पक्का होगा इसमें, तो आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी। कर लोगे? एक ये देखते हैं, the kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth's surface to infinity. Kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth's surface is this, इतना है। The maximum potential energy of a body is zero when is projected to infinity from the earth's surface. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी कहां पे बन जाएगी, वहां पे जीरो बन जाएगी, जब हम इसको कहां पे भेजेंगे, इन्फिनिटी से भेजेंगे अर्थ पे। वो तो जीरो बन जाते हैं, हमें पता ही है।
पहला पार्ट चेक करते हैं, रीजन ठीक है। रीजन पहला, काइनेटिक एनर्जी नीड, कितनी काइनेटिक एनर्जी नीड होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस ताकि वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। इन्फिनिटी तक पहुंचने का मतलब एस्केप हो जाए, यही तो मतलब हो गया। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मुझे सिंपल क्या निकालना है सर, जो भी आपने कॉन्सेप्ट बताया था ना, यू आई प्लस के आई इक्वल टू जीरो ही होता है। तो यहाँ पे मुझे बस के आई इक्वल टू क्या कर देना है, यू आई कर देना। हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, यू आई की वैल्यू क्या होती है, अरे रुक जा, ठंड तो कर ले माइनस माइनस क्या होता है, जी एम एम अपॉन में आर आ जाएगा, क्योंकि हम सरफेस से भेज रहे हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू होगी बच्चे इसकी, माइनस माइनस प्लस होगी, तो वैल्यू कितनी हो गई, जी एम एम अपॉन में आर वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, इसमें तो कुछ अलग सा आ रहा है, यहाँ पे तो जी आ रहा है, जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कैसे सर, ऐसा करो आर स्क्वायर ऊपर आर ऊपर, सर ये क्या बन गया, स्मॉल जी बन गया। तो आंसर तो आ रहा है एम जी आर, ना कि हाफ एम जी आर। आंसर क्या आ रहा है, एम जी आर आ रहा है। तो रीजन असर्शन क्या हो गया, गलत। सर में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल तो खेल किया है मैंने, जी एम एम अपॉन आर होता है, आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ये जी बन गया, ये आर बन गया, बस खत्म कहानी। यस और नो, ये वाला क्वेश्चन करो इतना में, ये वाला ट्राई करो सर, लग जाओ। मेरा सी आ रहा है। इसे बोला अर्थ हैज अ मास इतना, रेडियस इतना ऑफ दैट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इतना। पहले तो बताओ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू जी हैं? एम अपॉन में आर वो भी देख अंडर के रूट बोलता ऑफ जी एम आई आर। हूँ, गधों में गधा शामिल है। 2 g मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ वन अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 11.2 किलोमीटर में, कोई बात 11.2 किलोमीटर। क्योंकि कोई वैल्यू तो हमें निकालने में तो बस रेशो से मतलब है। दूसरी चीज क्या गिवन है, टू प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट, कितनी वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, यस और नो। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर भी नहीं कर रहा, चलो मैं अंडर रूट में ही निकाल रहा हूं अभी के लिए। 2g कैंसिल, एम ई अपॉन में एम पी आर पी अपॉन में आर ई इक्वल्स टू 11.2। क्लियर है यहां तक। अब देखो, अर्थ हैज 8 टाइम दैट ऑफ प्लेनेट, अर्थ की है तो मतलब कि अर्थ के पास है 8 टाइम्स ऑफ दिस वन। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर लिख रहा हूं 8 टाइम्स ऑफ प्लेनेट, कोई दिक्कत है यहां तक। फिर क्या बोला, अर्थ की ही रेडियस है 2 टाइम्स ऑफ प्लेनेट, अर्थ की रेडियस 2 टाइम प्लेनेट, तो 2 टाइम्स ऑफ आरपी, यस और नो। आरपी से आरपी, अच्छा नीचे एक्स मान लेना इसको, एमपी से एमपी, 8/2 कितना होता है, 4, 4 का अंडर रूट 2, तो इक्वल टू 11.2 डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू होगी 5.6 बस। तो क्या हमारे हाथी को, तू तो मच्छर है हमारा, मच्छर को मारना आसान है, हाथी को बस तू पिटता है फिर ऐसी बात करे भाई। थोड़े डाउन है क्या है, कह रहे वंश थोड़ी ना हूं मैं, ये वही वाला है, ये वो प्लेनेट ही है ये, वो अर्थ है। अब समझ ले क्या है तू। चलो भाई नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ सच प्लेनेट ऑन विच द मैन एस्केप थ्रू जंपिंग, द कैपेसिटी ऑफ जंपिंग ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इतना है, द डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, फाइंड द रेडियस ऑफ सच प्लेनेट ऑन विच द मैन एस्केप्स थ्रू जंपिंग। देख रहे हो क्वेश्चन, पढ़ो दो तीन बार कि हमें एक ऐसा प्लेनेट बनाना है जहां पे जंप करते ही तुम एस्केप हो जाओगे, सीधा जंप करते ही बाहर चले गए। उसकी कैपेसिटी जंपिंग की अर्थ पे कितनी है, 1.5, तो वहां पे भी वो 1.5 की तरह ही जंप करना चाहेगा, और ऐसे जंप करते हो कहां चला जाएगा, बाहर। तो हमें डेंसिटी प्लेनेट की
और अर्थ की क्या है बच्चों, सेम है। तो हमें क्वेश्चन निकालना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करें? पहले तो देखो, पहले तो ये देखो कि अर्थ से अगर वो 1.5 मीटर ऊपर चला जाता है, 1.5 मीटर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो एक प्लेनेट, पहले प्लेनेट का लेके चलते हैं। एक प्लेनेट है हमारा, प्लेनेट पे हमें फाइंड द रेडियस पता करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस जी मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ दैट पर्सन डिवाइड बाय रेडियस आर। ये होगी बच्चों, ठीक है। ये भी रहने दो ऐसे इट इज, ये मास है, एम है, आर। आर यहाँ पे क्या होगा, जो उसकी रेडियस होगी प्लेनेट की, प्लस जितना उसने जंप किया है। जंप भी तो किया है ना उसने यहाँ पे, यस और नो। तो इस आर की जगह मैं क्या लिखना चाहूंगा, देखो जी एम पी एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट, प्लस जहां पे उसने जंप किया वो हाइट एच हो गई। वो हाइट कितनी हो गई, एच। इक्वेशन 1 क्लियर है यहां तक? तो ये तो हम एस्केप से निकालते हैं यहां तक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अगर वो एक सर्टेन हाइट से ऊपर चला जाता है, सर्टेन हाइट से ऊपर चला जाता है, तो उसके अंदर क्या निकालेंगे, हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो उसकी एस्केप वेलोसिटी थोड़ना होगी, वो एस्केप वेलोसिटी थोड़ना, उस हाइट पे एच पे, उस हाइट के एच पे हम क्या निकाल सकते हैं, हमें ये निकालना है अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि हम अर्थ है, अगर हम इस हाइट पे पहुंच गया है जो कि कितनी है 1.5 मीटर, तो इस पॉइंट पर हम क्या निकाल सकते हैं, हमें वो सोचना है। क्या निकालें, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम निकाल तो सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर माइनस दिस, पर वो इतना ज्यादा फर्क होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज नहीं, क्योंकि रेडियस तेरी बहुत ही ज्यादा है, उसमें से 1.5 दिखाई भी नहीं देगा तेरे को। 6400 किलोमीटर में 1.5 कितना भी कुछ कर ले, क्या ही फर्क पड़ेगा उसका। वहां पर तो ये बोल सकता है, हाँ वो mgh के बराबर ले सकता है, यस और नो। ये सही है कि हम हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर ले लें, अर्थ के रिस्पेक्ट में mgh के बराबर ले लें, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी, यस और नो। हो गया तो, यस और नो, है ना। दोनों को क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कंपेयर कर लें, यस और नो, है ना। तो हमने प्लेनेट के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया और किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया, अर्थ के भी रिस्पेक्ट में निकाल लिया। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, रेडियस प्लेनेट, मतलब कि हमें आर पी निकालना, बस क्या निकालना है, आर पी निकालना। दोनों को कंपेयर करते देखो, ये आ गया एम जी एच और दूसरा क्या आ गया बच्चों, जी एम पी एम अपॉन में आर पी प्लस एच, ठीक है। एम से एम कैंसिल, ठीक है। क्या कर दो, आर पी प्लस एच को इधर ले आओ, हैं। अभी फिर क्वेश्चन पढ़ एक बार, जितनी हाइट, उतनी हाइट जंपिंग पे जा रहा है, उतनी हाइट पे वो एस्केप हो रहा है, इसलिए दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तुम्हें। वो कह रहा है कि एक अर्थ है और एक प्लेनेट है, अर्थ पे उसकी कैपेसिटी है 1.5 मीटर तक की जाने की। तो कह रहा है जितनी कैपेसिटी यहाँ पे है ना, इतनी कैपेसिटी अगर यहाँ पे कर देगा ना ये, तो बाहर हो जाएगा। तो दोनों पे हाइट क्या आएगी, सेम ही आएगी दोनों पे हाइट। इस वजह से वहां पे मैंने आर पी प्लस एच लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप यहीं से निकालोगे। यहाँ पे हमने एम जी एच यूज किया, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब ये जी क्या है हमारे पास, 9.8। जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ प्लैनेट नहीं पता है, दे रखा है डेंसिटी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। अगर डेंसिटी दे रखा है, दोनों की बराबर है डेंसिटी, तो इसको हम अब कर सकते हैं डेंसिटी।
आपको पता है डेंसिटी जब बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है, इसका मतलब कि अर्थ का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, प्लेनेट का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ हमें पता है एम ई लगा लो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना था 4/3 पाई RE क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा एम पी रहेगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई RP का क्यूब, 4/3 कैंसिल। तो एमपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, एमपी की वैल्यू आ गई है RP डिवाइड बाय RE का क्यूब इंटू ME। समझ में आ गया, यस और नो चेक कर लो एक बार अच्छे से। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो अब देखो, अब इससे पुट करेंगे RP प्लस HG। MP की वैल्यू क्या है, RP डिवाइड बाय RE का क्यूब ME डिवाइड बाय GH, ठीक है। तो देखो इसको खोलना पड़ेगा, GRP का क्यूब डिवाइड बाय RE का क्यूब ME, और नीचे क्या रहेगा बच्चा G इंटू H आ गया, ये आ गया। ये हमने G किससे माना था, अर्थ पे ही माना था। G की वैल्यू क्या होती है, वैसे फॉर्मूले में क्या होते हैं, GME अपॉन में RE का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं GME अपॉन में RE का स्क्वायर। देखो कितनी सारी चीजें कट गई, G से G कट गया, ME से ME कट गया, RE से 2 RE कट गए, तो कितना बचा, फाइनली मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है RP क्यूब डिवाइड बाय RE इंटू H। और ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों, RP प्लस H के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना पड़े, तो मेरे ख्याल से अगर मैं H को थोड़े टाइम के लिए नेगलेक्ट कर दूं तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी, ये हट जाएगी, ये इधर चली जाएगी, एक RE से एक RE कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, देखो RP स्क्वायर, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली RP मान ले, नीचे क्या आ गया बच्चे RE इंटू एच, एक RE से एक RE कैंसिल, तो मेरे ख्याल से RP स्क्वायर किसके बराबर आ गया, RE इंटू एच। RP किसके बराबर आ गया, अंडर रूट RE इंटू एच, यार क्योंकि RE बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसको हम नहीं कर सकते। सर में आ गया, हाँ जी बोलो। आरएस लिया तो प्लस एच को भी तो फिर बाद में हैं, जैसे आरपी क्यूब था, हमने एच को नेगलेक्ट कर दिया तो नीचे फिर आरएस लिखा ना, फिर वो प्लस एच नहीं करेंगे ऊपर, इसको प्लस एच करेंगे, क्या कह रहा है, वहाँ पे वो आरपी प्लस एच था। RP प्लस एच है, मल्टीप्लाई में थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं बच्चे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही तो करते हैं, कितनी बार समझाया है, मल्टीप्लाई में कभी करा हमने नेगलेक्ट ऐसे, फिर क्यों कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ भाई समझ में आ गए। सबसे पहले हमने क्या किया था, दोनों का हाइट सेम था, तो सबसे पहले हमने उसके एस्केप वेलोसिटी से निकाला, उसका हमने जनरल से निकाला, और दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, और फिर डेंसिटी सेम थी तो डेंसिटी को हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, करें आगे।